नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 30 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूँ कि अगर आपको अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस अटेंड करवाई, यानी कि अभी तक जितने भी 30 मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, अभी तक मैंने हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए, इसके अलावा और करंट अफेयर्स, यूपी, जीके, बाकी के अन्य जो पीडीएफ अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए होंगे, और लेखपाल के, और इसके अलावा ग्रामीण परिवेश के लिए जो योजनाओं की सीरीज़ मैंने शुरू की थी, योजनाओं के, इसके अलावा जो हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू किए हैं, इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पेड पीडीएफ, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक है और यहाँ पे 63, हाँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 6386271408। इस पर आप और मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा। तो एकदम मामूली से मूल्य पे मैं जो है आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा विद आंसर के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा 638687271408। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो है भारत के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो शीतकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मोहम्मद आरिफ खान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं और इनमें भारतीय ध्वजवाहक थे आपके मोहम्मद आरिफ खान। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे मोहम्मद आरिफ खान जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल्स आपके कहाँ पर खेले गए थे, तो बीजिंग में खेले गए थे। कहाँ पर, तो बीजिंग में खेले गए थे 2022 के आपके शीतकालीन ओलंपिक। तथा इसमें पहले नंबर पे कौन सा देश था पदक तालिका में, तो पहले नंबर पे था नॉर्वे। इसे भी आप याद रखिएगा, नॉर्वे जो था इस शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पे था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वहीं 2022 के आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं बीजिंग में, लेकिन 2026 यानी कि अगले जो आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे ये इटली का एक शहर है मिलान और कार्टिना, यहीं पे खेले जाएंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इटली का एक शहर है मिलान और कार्टिना, यहीं पर जो है आपका 2026 वाला जो अगला शीतकालीन ओलंपिक होगा यह खेला जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम में यह डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इटली का शहर है, मिलान और कार्टिना जो है इटली का शहर है, यहीं पे जो है आपका 2026 वाला शीतकालीन ओलंपिक खेला जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आपका यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक की हमने बात की है, लेकिन अगर हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन की बात करें तो समर ओलंपिक्स खेल, यानी कि आपका जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था 2020 वाला, जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, कोरोना के चलते इसका आयोजन टल गया था। तो यह 2020 वाला जो था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आपका हुआ था कहाँ पर, टोक्यो में हुआ था। इसके बाद 2000 आपका जो 24 वाला है, 2024 वाला यानी कि 33वां आपका जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा यह होगा पेरिस में। इसके बाद 34वां जो होगा आपका 2028 में, ये होगा लॉस एंजलिस में, यूएसए का जो शहर है लॉस एंजलिस, यहीं पे 34वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 में खेला जाएगा। वहीं जो 35वां आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 2032 वाला, यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में खेला जाएगा। तो ये आगामी आयोजन आप याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था 2020 वाला, यह टोक्यो में हुआ था। 33वां आपका 2024 में होगा, पेरिस में होगा। 34वां आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा, यूएसए का जो शहर है। इसके बाद 35वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहीं इसके बाद आपका जो 8वां आईसीसी का पुरुष T20 विश्व कप 2022 का कहाँ पर होगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 वाला है यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं वनडे यानी कि 50 ओवर वाला जो आपका एक दिवसीय मैच होगा आईसीसी विश्व कप जो आपका होगा 50 ओवर वाला पुरुषों का, यानी कि यह 13वां होगा, 13वां आपका
13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का आपका होगा भारत में। तो इसे भी आप याद देखिएगा, पुरुषों का जो है 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है मेंस यानी कि आपका वनडे वाला 50 ओवर वाला वो होगा भारत में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने भूलने नहीं है, आपसे एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। वहीं फीफा का जो फुटबॉल विश्व कप 2022 वाला यह कहाँ पर होने वाला है, तो कतर में होगा। इसके अलावा 2026 का फीफा फुटबॉल विश्व कप आपका होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, आपका जबलपुर में। कहाँ, तो जबलपुर में जो है आपका पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ईएमपी का यह शहर है, मध्य प्रदेश का यह शहर है जबलपुर, जहाँ पे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला जो पहला देश बना था वो था नेपाल। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नेपाल। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है भारत का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो भारत का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम था यह इसका उद्घाटन किया गया था हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, HIV वायरस की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो HIV वायरस की जो खोज है किस शोधकर्ता ने की थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ल्यूक मॉन्टेग्नियर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला ल्यूक मॉन्टेग्नियर के द्वारा जो है HIV वायरस की खोज की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, इसके अलावा ऑप्शन में आप देख रहे हैं और यहाँ पे जोनास सॉल्क होगा। तो जोनास सॉल्क ने किसके टीके की खोज की थी, तो पोलियो का जो टीका है और इसकी खोज की गई थी जोनास सॉल्क के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपको बताना है कि लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आपको पता होगा स्वर कोकिला के नाम से फेमस थी आपकी लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो 2001 में जो है लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है और 2001 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे 2001 वाला है 100% सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें दी गई हैं और उनका जिला दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रामगढ़ ताल झील आपको मिलेगी गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। करेला झील आपको मिलेगी लखनऊ में, बिल्कुल सही है। बड़ा ताल झील आपको मिलेगी शाहजहांपुर में, बिल्कुल सही है। नवाबगंज झील आपको मिलेगी बरेली में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बरेली की जगह आपका उन्नाव हो जाएगा। तो उन्नाव में आपको मिलेगी नवाबगंज झील। तो ऑप्शन आपका डी वाला जो था यहाँ पे सुमेलित नहीं था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, राइट आंसर आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, यकृत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेडियो एक्टिव किरणों के हानिकारक प्रभाव से निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रेडियो एक्टिव किरणों के जो हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं उनसे क्या हो सकता है, तो इनसे जो है हड्डी का कैंसर हो सकता है, विकलांग शिशुओं का जन्म, ये दोनों जो है विकार हो सकते हैं रेडियो एक्टिव विकिरणों से। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए और बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, हड्डी का कैंसर या विकलांग शिशुओं का जन्म। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आपको बताना है कि किस तत्व की कमी से जो है हरित महीनता नामक रोग उत्पन्न होता है। तो हरी महीनता यह जो रोग होता है ये होता है आपका मैग्नीशियम की कमी से। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी से जो है आपका हरी महीनता नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हरी महीनता। चलिए बताइए कि यह जो रोग है किससे संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है या मनुष्य से संबंधित है या
जानवरों से संबंधित है यह रोग? आपको इसका जवाब देना है कि यह रोग किससे संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का जो है प्रयोग होता है फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का गौरव प्राप्त है। तो आपको बताना कि अभिलेखीय न्यायालय से क्या आशय है। आपको बताना है कि जो अभिलेखीय न्यायालय होता है इससे क्या आशय है। तो अभिलेखीय न्यायालय से क्या आपका आशय हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभिलेखीय न्यायालय का होता है मतलब कि उच्चतम न्यायालय के फैसले जो है साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो फैसले सुनाए गए हैं वे जो फैसले होंगे साक्ष्य के रूप में होंगे आपके उच्चतम न्यायालय के, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, 48 नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं एन.वी. रमन्ना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अटल सुरंग की लंबाई आपसे पूछी जा रही है कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अटल सुरंग की आपकी लंबाई हो जाएगी 9.02 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में अटल सुरंग के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। तो इसी कारण से मैंने इस वीडियो को सम्मिलित किया हुआ है तथा यह रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित आपकी अटल सुरंग। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि बहिष्कृत भारत नामक जो जनरल था यह किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत नामक जो जनरल था, बहिष्कृत भारत आपका जो है मराठी भाषा में आता था, इसे भी आप याद देखिएगा। मराठी भाषा में यह था आपका बहिष्कृत भारत, तथा यह किसका जनरल था, किसका पत्र था? तो यह था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इसे आप याद देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी? तो एक तो आपका हो गया बहिष्कृत भारत और दूसरा आपका हो गया मूक नायक। क्या हो गया? मूक नायक, मूक नायक। ये दो इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं थी और आपकी बी.आर. अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जिनमें से आपका जो बहिष्कृत भारत नामक जनरल था यह मराठी भाषा में था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन सी आप देख रहे हैं यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक लिखा गया था केसरी, एक मराठा और एक गीता रहस्य। तो केसरी आपका किस भाषा में था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो एक था केसरी, जो कि आपका केसरी था किस भाषा में? मराठा भाषा में था, मराठा भाषा में। एक था आपका केसरी मराठा भाषा में, और एक था मराठा एक जनरल था, एक पत्र था, एक पत्रिका थी यह मराठा। तो यह मराठा किस भाषा में था? तो यह मराठा जो है आपका अंग्रेजी भाषा में था, तथा ये दोनों जो है आपकी किसकी पत्र पत्रिकाएं थी? तो बाल गंगाधर तिलक की। तथा एक और था जिसका नाम था गीता रहस्य। तो इन तीनों का जो संबंध है आपका बाल गंगाधर तिलक से, गीता रहस्य हो गया, केसरी हो गया और मराठा हो गया, ये तीनों आपकी पत्र पत्रिकाएं किसकी थी? तो आपकी बाल गंगाधर तिलक की। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद ठीक है, दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए ना, तो इतना ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा इन दोनों के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह को जो है किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आपको बताना है कि 1857 का जो विद्रोह था और किसने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यह कहा था वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वी.डी. सावरकर के द्वारा यह कहा गया था 1857 को कि यह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह फैक्ट पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद वी.डी. सावरकर जो थे, इनके द्वारा जो है किस संस्था की स्थापना की गई थी? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके जो वी.डी. सावरकर थे, इनके द्वारा जो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत 1904 में जो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, तथा यह जो अभिनव भारत था जो 1904 में स्थापित किया गया था,
आगे मतलब जो है एक पूर्व में एक संस्था चली आ रही थी मित्र मेला, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अभिनव भारत से पहले एक संस्था थी जिसका नाम था मित्र मेला। यह मित्र मेला नामक संस्था ही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें 3 विधा सूचियों का जिक्र है। आपको बताना है उस अनुसूची का नाम जिसमें 3 विधा सूचियों का जिक्र है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें 3 विधा सूचियों का जिक्र है? तो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आपको मिलेंगे 3 विधा सूचियाँ। एक हो गया आपका केंद्र, एक आपका कौन सा हो गया, केंद्र सूची हो गया, यानी कि संघ सूची हो गया, एक राज्य सूची हो गया और एक समवर्ती सूची हो गया। इन तीनों की ही बात हो रही है, यानी कि यानी कि हमारा जो अनुसूची है, अनुसूची 7, यह संबंधित आपका किससे, संघ सूची से, राज्य सूची से और समवर्ती सूची से। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आप अनुसूची 6 देख रहे हैं, ऑप्शन ए वाली, इसका संबंध किससे है? तो 6वीं अनुसूची का संबंध आपका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध हैं ये 6ठी अनुसूची में रखे गए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। कौन कौन से आपके हो गए? असम आपका हो गया, मेघालय आपका हो गया, इसके बाद त्रिपुरा आपका हो गया और इसके बाद आपका मिजोरम हो गया। ये चार जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन का जो उपबंध है यह 6वीं अनुसूची में रखा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही ऑप्शन बी वाले को तो मैंने आपको बता दिया, 7वीं अनुसूची का संबंध आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। और उसके बाद जो 8वां आपका शेड्यूल है, 8वीं जो अनुसूची है, ये हमारी भाषाओं से रिलेटेड, यानी कि वर्तमान में हमारी जो 22 भाषाएं हैं ये इसी में रखी गई हैं। यानी कि भारतीय भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है, वो है 8वीं अनुसूची। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। टोटल हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्च 1931 में निम्नलिखित में से क्या हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है मार्च 1931 में क्या हुआ था। 5 मार्च यहाँ पे दिया गया है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था आपको बताना है। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 मार्च 1931 को आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता। डेट याद कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931 को आपका क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी गांधी इरविन समझौते के बाद ही जो कांग्रेस थी उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग को मान लिया था तथा जो गांधी जी थे वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था गांधी इरविन समझौते का? इस गांधी इरविन समझौते के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, यानी कि तत्काल समय के लिए बंद करने की जो मांग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको मान लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इसके बाद जो महात्मा गांधी थे वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो गए तथा एकमात्र ऐसा सम्मेलन था, दूसरा वाला ही गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, तो दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला जो आपका गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, यार पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, पूना पैक्ट कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो पूना पैक्ट आपका हुआ था 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को आपका हुआ था पूना पैक्ट। किसके मध्य? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य यह समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा पूना पैक्ट का क्या प्रभाव होता है आगे चलकर? तो पूना पैक्ट के जरिए इस समझौते में जो है दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनको समाप्त कर दिया गया तथा जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनमें दलितों के लिए जो सुरक्षित सीटें थी उनको बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया। यानी कि प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए जो सुरक्षित 71 सीटें थी उनको जो है इस पूना पैक्ट के तहत बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। यानी कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो सुरक्षित सीटें थी उनको 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था इसी पूना पैक्ट के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, यह कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन आपको याद होगा कांग्रेस का, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब हुआ था?
तो 1916 में आपका हुआ था, आपको पता होगा, मुस्लिम लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। यह लखनऊ अधिवेशन दो कारणों से न्यूज में था। पहला कारण क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है, और दूसरा मेन रीजन था इसके इम्पोर्टेंस कि जो नरम दल था और गरम दल जो थे कांग्रेस के, जो अलग हो गए थे, ये पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कि 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों कांग्रेस में दोबारा से सम्मिलित हो जाते हैं, और इसका बाद जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, इनके मध्य भी समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही होता है। तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी आपके किसके द्वारा? तो इनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ही 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि कांग्रेस जो थी गरम दल और नरम दल में किस वर्ष में विभाजित होती है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद आप देख रहे हैं चौथा वाला ऑप्शन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, यह कब होता है? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को यह बम्बई पहुंचता है साइमन कमीशन। यहाँ पे आगमन की बात हो रही है कि गठित की बात नहीं है कि साइमन कमीशन कब गठित किया गया था, इसकी बात नहीं हो रही है। अगर हम गठन की बात करें कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में, 1927 होगा, 1927 में जो है नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। परंतु यह भारत कब आता है? तो यह भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। तथा भारत में इसका इतना ज़्यादा विरोध क्यों किया जाता है साइमन कमीशन का? इसका इतना ज़्यादा विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी भारतीय सदस्य को इस साइमन कमीशन में सम्मिलित नहीं किया गया था, जिस कारण से भारत जब यह साइमन कमीशन आता है तो इसका बहुत ही व्यापक पैमाने पर भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है। जब यह 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है तो इसको काला झंडा दिखाया जाता है भारतीयों के द्वारा, तथा इसका बहुत ही व्यापक पैमाने पर विरोध किया जाता है। तथा इसी विरोध के समय, यानी कि विरोध करते समय जो हमारे मेन लीडर थे उस समय के लाला लाजपत राय जी, वे भी विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन का विरोध करते ही जो लाला लाजपत राय थे, इनका निधन हो जाता है। इनके सर पर लाठियों से चोट लग जाती है, जिस कारण से जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनकी डेट, इनकी इंपॉर्टेंस आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1939 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरिम सरकार में आपके वित्त मंत्री कौन थे? आप पूछा जा रहा है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री का पद किसे दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1946 का जो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल था, 1946 का जो अंतरिम सरकार थी, इसमें वित्त मंत्री का पोजीशन दिया गया था किसको? तो वित्त मंत्री आपके बनाए गए थे लियाकत अली खान। कौन थे? तो लियाकत अली खान जो थे मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनको जो है आपका वित्त मंत्री बनाया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल की यहाँ पे बात हो रही है, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसकी बात हो रही है। तो अंतरिम सरकार में मंत्री बनाए गए थे आपके लियाकत अली खान वित्त मंत्री, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं सरदार पटेल जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, कौन सा विभाग दिया गया था? तो गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय था वह सरदार पटेल जी को दिया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में। इसके अलावा जिन्ना को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो जिन्ना के पास मुझे लग रहा कोई भी मंत्रालय नहीं था, तो जिन्ना को यहाँ पे आप निगलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों का जो मंत्रालय था यह दिया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की एक झील है? आपको बताना है कि मीठे पानी की इसमें से कौन सी झील है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें से मीठे पानी की झील आपसे पूछी जा रही है कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी मीठे पानी की झील हो जाएगी वुलर झील। जो आपकी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। वुलर झील आपको मिलेगी कहाँ पर?
तो वुलर झील आपको मिलेगी यहाँ पे जम्मू में है। तो यहाँ पे यह एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है। वुलर झील जो है आपकी गोखुर झील का एग्जाम्पल है। किस झील का? तो यह एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है। तथा जो है यह इसमें जो पानी है यह झेलम नदी से आता है। झेलम नदी के द्वारा जो है, झेलम नदी द्वारा पोषित यह झील है वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा झेलम नदी पर ही आपकी तुलबुल परियोजना भी स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सांभर झील आपको मिलेगी राजस्थान में। और जो लोकटक झील है यह कहाँ पर है? तो लोकटक झील के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोकटक झील आपको मिलेगी मणिपुर में। तथा लोकटक झील में ही आपको मिलेगा केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ ये कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट है। तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं आपके छोटा नागपुर के पठार से। यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? दामोदर नदी, आपकी कोयल नदी हो गई, और इसके बाद आपकी हो गई स्वर्ण रेखा नदी। ये सभी नदियां आपकी निकलती हैं कहाँ से? तो ये सभी नदियां आपकी निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी खास क्या बातें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि छोटा नागपुर के पठार से यह निकलती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसको जो है हम बंगाल का शोक कहते हैं। इसे आप याद देखिएगा, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ये फैक्ट कम से कम आप याद देखिएगा। इसके अलावा यह इतनी ज़्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर, आपने ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह इतनी ज़्यादा प्रदूषित नदी है, इतना ज़्यादा इसमें प्रदूषण हो गया कि प्रदूषण के कारण जो इसको हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। कि इसको हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नदी इतनी ज़्यादा प्रदूषित है, जिस कारण से इसको जो है हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दामोदर नदी से रिलेटेड। वहीं अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इसका भी उद्गम आपका होता है छोटा नागपुर के पठार से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तथा जो जमशेदपुर नगर है, जमशेदपुर, यह इसी नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है इन नदियों से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? आपको बताना है। तो पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था आपका महाराष्ट्र में। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में आपके कार्यक्रम शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था। इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने के लिए आपकी राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। यानी कि 1953 में जो है आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध आपका है केंद्र राज्य संबंध? यानी कि कौन सी समिति जो आपकी केंद्र राज्य से संबंधित आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आपकी कौन सा इसमें से समिति है? तो इसमें से आपकी जो सरकारिया समिति, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से जो आपकी सरकारिया समिति है, सरकारिया समिति का संबंध किससे है? तो यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है आपकी सरकारिया समिति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सरकारिया आयोग यानी कि सरकारिया समिति के जो संबंध है यह केंद्र राज्य संबंध से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है समिति। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वहीं अगर यह जो आपकी सरकारिया समिति थी, इसके सिफारिश पर जो है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, सरकारी आयोग की सिफारिश पर जो है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 263 से संबंधित आपका अंतर्राज्यीय परिषद। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। फटाक से इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो इसके लेखक थे आपके लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया आप याद कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी जो है किस देश में जोड़ा गया था? तो नेताजी की जो उपाधि थी इनको दी गई थी एडोल्फ हिटलर के द्वारा, जर्मनी में। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, जर्मनी में जो है
और एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित? आपको बताना है कि जो चटगांव शस्त्रागार ढाबा हुआ था इससे संबंधित कौन है? तो मास्टर डा इनको हम कहते हैं, मास्टर डा के नाम से ये फेमस है। तो ये कौन है? तो ये है आपके सूर्यसेन और इनका संबंध है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से। यह आपका ब्रिटिश सरकार का एक एरिया था जिस पर ढाबा बोल दिया गया था सूर्यसेन के द्वारा। लगभग इन्होंने, मतलब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है इन्होंने इस एरिया को कैप्चर किया हुआ था और इंडिया का झंडा यहाँ पे फहराया हुआ था। तो सूर्यसेन का संबंध आपका हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार ढाबे से। तथा यह घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1930 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कुछ दिनों के लिए जो है जो चटगांव का हिस्सा था यह ब्रिटिश एरिया से कट कर दिया गया था सूर्यसेन के द्वारा। तथा बाद में ब्रिटिशों के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया था, परंतु जैसे ही ब्रिटिशों ने इसको कैप्चर किया और सूर्यसेन को पकड़ा तो सूर्यसेन को लगता है बहुत बुरी तरह से, ऐसा बताया जाता है कि सूर्यसेन को जो है बहुत ही बुरी तरह से अंग्रेजों ने टॉर्चर किया था। इसके बाद इसका संबंध आप याद रखिएगा चटगांव शस्त्रागार ढाबे से है सूर्यसेन का। 1930 में यह घटना हुई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, मास्टर दा, इनको हम बोलते हैं सूर्यसेन को, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एकदम मैं पसीने से नहा लेता हूँ, लगभग नहा ही लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है यहाँ पे। सब कुछ पंखा कूलर बंद करके सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है एक रूम में, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा पसीना हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।